नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बात होगी उन मुद्दों की जो सीधे जुड़े हैं आपसे। इस खास कार्यक्रम में बात होगी उन मुद्दों की जो शायद हुक्मरान आपसे छिपाना चाहें। बात होगी उन मुद्दों की जो खबर आप तक कोई ना पहुंचाना चाहे। खबर जुड़ी है नाम बदलने को लेकर। अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। इस नाम बदलने के बाद 250 साल की गुलामी के एक और नाम से हमें आजादी मिलेगी। पीएम मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से कैसे आजादी दिला रहे हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएं। उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस वक्त देश की राजनीति में चल क्या रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर अपने चरम पर है। पूरा का पूरा विपक्ष मोदी से देश को आजाद करने में जुटा हुआ है। हैरानी इस बात की भी है कि इस लहर में वो पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है जिसके पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब मोदी के विरोध में विपक्ष की सेना मैदान में हो। इससे पहले साल 2019 की इस तस्वीर को देखिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक मंच पर आया था, लेकिन नतीजा फिर भी मोदी के पक्ष में रहा। और इस बार फिर से चेहरा बदलकर मोदी हटाओ अभियान को हवा दी जाने लगी है। है आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी किया था। और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे घाव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी। और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारतीय नौसेना का झंडा बदलकर देश को एक बड़ा संदेश भी दिया। और अब देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। गुलामी के प्रतीक चिन्ह बदलने की बात की गई थी। आपको लग रहा है कि राजपथ काफी पुराना हो गया था, गुलामी का प्रतीक हो रहा था। कर्तव्य पथ, क्योंकि कर्तव्य से जुड़ा हुआ ये रास्ता है। 26 जनवरी की परेड बाकायदा यहाँ से निकलती है। देश में और विदेश में क्या मैसेज जाएगा? मुझे लगता है कि आप देखिए, ये कॉलोनियल मानसिकता की जो चीज़ें थी, पहले इसका नाम किंग्सवे रोड था और जनपद का नाम क्वींसवे रोड था, उसके बाद इसको राजपथ किया गया। आप देखिए कि पहले प्रधानमंत्री निवास जहाँ पर है उस रोड का नाम रेस कोर्स रोड था, उसका नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। अब लोक कल्याण अपने आप में ये शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको खुद ही ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो लोक कल्याण की है। इसी तरीके से जो कर्तव्य पथ है, एक तरफ ये रोड प्रारंभ होता है, पथ जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहाँ संविधान के रक्षक हैं,
वो देश में नागरिकों को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए उसकी रक्षा करते हैं। और जाकर के समाप्त होता है ये वॉर मेमोरियल है, सुभाष जी की स्टैचू लगी हुई है। तो उस वॉर मेमोरियल में जब देश के सैनिक इस देश की आज़ादी में जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, शहीद हुए, उनके मन में सपना था, उन्होंने अपने कर्तव्य का कितना बड़ा परिणाम दिया। तो ये जब कोई भी देश का नागरिक वहां पर जाएगा तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा उसको मिलेगी। बता दें कि मोदी के सपने से जुड़ा काम एनडीएमसी की बैठक में किया गया। इसकी जानकारी लोकसभा सांसद और एनडीएमसी सदस्य मीनाक्षी लेखी ने मीडिया को दी। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का शुभारंभ करने वाले हैं। अब नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क और पूरा इलाका कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले पीएम आवास मार्ग का नाम रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया जा चुका है। दिल्ली से विनय की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। 102 साल में ये तीसरी बार है जब राजपथ का नाम बदला गया हो। लेकिन राज की बात ये कि 250 साल से हम जिन नामों के साथ चल रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उन नामों का भी नया नामकरण होगा। अब खबर हिसार से है, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। सीएम तो पंजाब के भी पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल हिसार पहुंचने के बाद सोनाली फोगाट के परिवार से भी मिले। पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। हरियाणा में सियासी बिसात बिछाने की कवायद में आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के हरियाणा दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो हिसार पहुंचे तो हरियाणा के लोगों को रिझाने के लिए बड़ा वादा कर दिया। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश इकट्ठा हुआ था 1947 में। जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। तो सुना आपने, केजरीवाल अब दिल्ली के बाद देश को नंबर 1 बनाने का सपना देख रहे हैं। मतलब साफ है कि वर्ष 2024 में हरियाणा के साथ साथ देश की सत्ता की लड़ाई के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हरियाणा की आवाम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन केजरीवाल अब जब हरियाणा में हैं, तो विरोधी नेताओं ने लगे हाथ SYL नहर का पानी मांग लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बात तो बढ़िया करते हैं, पर हरियाणा प्रदेश पंजाब का छोटा भाई है, उस पर कृपा करें, उसके हिस्से का पानी दें और दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी दें। दक्षिणी हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, इनको पानी दें, शुद्ध पानी दें। गौरतलब है कि पंजाब में अभी आपकी सरकार है और भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ इस दौरे पर साथ रहे, लेकिन उन्होंने SYL के मुद्दे पर तो कुछ नहीं बोला। लेकिन सोनाली फोगाट के मुद्दे पर बोलते हुए भगवंत मान ने CBI जांच की मांग उठाई। जो इल्जाम लगाकर कालांतर करने की कोशिश की जा रही है परिवार को इस बात का भी ज़्यादा दुख है कि एक तो मौत का तो दुख है ही, लेकिन साथ में जो इल्ज़ाम झूठे ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ओवर ड्रग से
ऐसी घटना हो गई जब वो तो निष्पक्ष जांच की हम भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ आए हैं। हिसार पहुंचे दिल्ली और पंजाब के सीएम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस और घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सोनाली के परिजनों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं कुलदीप बिश्नोई पर भी खुद को बोलने से केजरीवाल नहीं रोक सके। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, अपनी पार्टी पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं। तो कुलदीप बिश्नोई जहां आए हैं वहीं रहे, उनकी हमें जरूरत नहीं है। जाहिर है पहले दिल्ली और अब पंजाब फतेह करने के बाद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और अब केजरीवाल के निशाने पर हरियाणा है, जहां वो हर हाल में अपनी सरकार चाहते हैं ताकि आने वाले समय में पीएम बनने के सपने को साकार कर सकें। हालांकि जैसा हमने बताया है कि सपने देखने में किसी का कुछ नहीं जाता। इससे पहले भी कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए है। भास्कर मुखर्जी, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि आम आदमी पार्टी पंजाब फतेह करने के बाद हरियाणा को भी जीतना चाहती है। आम आदमी पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि आदमपुर उपचुनाव है और सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री भी इन दिनों पूरे जोरों पर है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जुड़ी है ताऊ देवीलाल जयंती से। इन दिनों इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला लगातार राजनेताओं से मिल रहे हैं और तीसरे मोर्चे की भूमिका बांध रहे हैं। इस दौरान वो रैली के लिए सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर को इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने जा रही है। इसे इनेलो सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। इस जयंती पर इनेलो एक मंच पर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। इनेलो पार्टी विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर तीसरे मोर्चा की तैयारी कर रही है, जिसके लिए रैली के माध्यम से ज्यादा लोगों को जयंती में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान ओपी चौटाला ने 25 तारीख को फतेहाबाद में होने वाले कार्यक्रम के लिए मुलायम को न्योता भी दिया। इससे पहले मंगलवार को बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी मुलायम सिंह से मुलाकात कर हाल जाना। बता दें कि मुलायम सिंह लंबी बीमारी के चलते मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुग्राम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। इस मौके पर राजनीतिक और पारिवारिक विषयों पर चर्चा हुई। हरियाणा की राजनीति में इनेलो अपना मजबूत जनाधार खो रही है और पार्टी 90 विधानसभा सीटों में से केवल एक ही सीट पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में पार्टी को मजबूती देने के लिए 25 सितंबर को इनेलो एक खास कार्यक्रम कर विपक्ष की एकजुटता के साथ लोगों के बीच अपनी मजबूती दिखाने का काम करेगी। गुरुग्राम से सूर्या समाचार के लिए नीरज अंबावता की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हरियाणा में खुद का जनाधार तलाशती इनेलो क्या तीसरे मोर्चे के लिए भूमिका तैयार कर पाएगी? चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जुड़ी है सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा से। यशोधरा लगातार ये मांग कर रही है कि सोनाली फोगाट मर्डर की जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। इसे लेकर यशोधरा ने प्रधानमंत्री और
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ट्वीट भी किया था। सोनाली फोगाट की मौत मामले में परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार का आरोप है कि गोवा पुलिस इस मामले में उचित जांच नहीं कर रही है। इसी के चलते बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी से अपनी मां सोनाली फोगाट की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। यशोधरा ने लिखा है कि मैं यशोधरा सोनाली फोगाट की बेटी हूँ। सरकार से अपील करती हूँ कि ये मामला सीबीआई को सौंपे। सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने की हमारी मदद करे। यही नहीं, यशोधरा ने मीडिया से बातचीत कर भी ये बात कही कि वो अब तक की पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। मैंने जस्टिस के लिए मांग करी और उसमें ये कहा है कि गवर्नमेंट गोवा पुलिस से सीबीआई को केस हैंडओवर कर दे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरी फैमिली कब से यही बोल रही है कि सीबीआई को केस दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला लेकिन कर नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ अब सोनाली की बेटी यशोधरा को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग उठ रही है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिवंगत बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की उम्र अभी मात्र 15 वर्ष है। सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद उनकी बेटी यशोधरा ही उनकी सारी संपत्ति की वारिस है। माँ बाप की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात यशोधरा के जीवन की सुरक्षा न केवल उनके परिवार की जिम्मेदारी है, बल्कि हरियाणा की बेटी होने के नाते हरियाणा पुलिस का दायित्व बनता है कि जब तक सोनाली फोगाट की केस की जांच चल रही है, तब तक उनकी बेटी यशोधरा को पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। सोनाली फोगाट की हत्या के इतने दिन बाद भी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में एक तरफ जहां घरवाले पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटी यशोधरा भी अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। राज की बात यह है कि इस पूरे मामले में हरियाणा से लेकर गोवा तक जांच चल रही है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी कंक्लूसिव अब तक सामने नहीं आया है। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी के मानहानि नोटिस को फाड़ कर रख दिया और इस दौरान संजय सिंह की तरफ से एलजी पर भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। इस तस्वीर के साथ ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच की लड़ाई और तेज हो गई। संजय सिंह ने ये कागज फाड़कर नई लड़ाई को हवा दे दी। दरअसल ये कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि वो कानूनी नोटिस है जिसे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आप नेताओं को भेजा। आप नेताओं को भेजे गए मानहानि के नोटिस को लेकर संजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और फिर सरेआम कानूनी नोटिस फाड़कर ये धमकी भी दी कि वो डरने वाले नहीं। के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले वीके सक्सेना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। राजनिवास तुम्हारा हैंडल नहीं है। राजनिवास उपराज्यपाल का ऑफिशियल हैंडल है। वीके सक्सेना के हैंडल से जवाब देना इन भ्रष्टाचारों का। संजय सिंह बोले तो बोलते ही गए, फिर तो ना उन्हें उपराज्यपाल के पद का ख्याल आया और ना ही भाषा की मर्यादा। नोटिस का जवाब देना तो दूर, संजय सिंह ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर कई इल्जाम मढ़ दिए। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कई आप नेताओं के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा था और 24 से 48 घंटे के भीतर जवाब तलब किया था। लेकिन अब संजय सिंह ने कानूनी नोटिस को फाड़कर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही जंग को और तूल दे दी।
फिलहाल देखते जाइए आगे आगे होता है। सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि संजय सिंह ने नोटिस तो फाड़ा ही, साथ साथ एलजी पर कुछ नए और गंभीर आरोप भी लगा दिए। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में सरकार और संविधान के बीच की इस लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर गाजियाबाद की, जो कल हमने आपको दिखाई, उसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर कुत्ते ने बच्चे को काटा, और मामला एक मर्तबा फिर उन बिल्डिंग्स का जहां पर पेट्स के लिए कोई सुविधाएं नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि लिफ्ट में मत जाइएगा, कुत्ता काट लेगा। लिफ्ट में मत जाना, नहीं तो कुत्ता काट जाएगा, ये कह लीजिए, या फिर लिफ्ट में जाने वाले कुत्ते से सावधान। कुछ भी कहो, लेकिन कुत्तों से सावधान रहो। ये हम नहीं कह रहे, ये कहने पर मजबूर कर रही है नोएडा से सामने आई डॉग अटैक की तस्वीरें। आप भी देखिए डॉग अटैक की ये वीडियो। न जाने कुत्ते के मन में क्या भाया कि उसने सामने खड़े शख्स को काट खाया। ये वीडियो में लिफ्ट के शुरुआत में खड़ा शख्स डिलीवरी बॉय है, जो बिल्कुल बेफिक्र खड़ा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके ठीक पीछे खड़ा जर्मन शेफर्ड उस पर झपट जाएगा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो कुत्ते का मालिक उसे लेकर बाहर निकलने लगता है कि उसी समय कुत्ता डिलीवरी बॉय पर झपट पड़ता है, और कुत्ते का मालिक शख्स का हाल चाल जाने बिना आगे बढ़ जाता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले गाजियाबाद से भी कुछ ऐसी ही वीडियो सामने आई थी, जहां एक मासूम बच्चा कुत्ते का शिकार बन गया। इस वीडियो में भी कुत्ता बच्चे को काटता है और बच्चा कुत्ते के काटने के बाद दर्द से करहाता है, लेकिन कुत्ते की मालिक महिला वहां खड़े होकर तमाशा देख रही है। एक के बाद एक डॉग अटैक की खबरों के सामने आने के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफजदा हो गए हैं। लोगों को अपने परिवार की चिंता सता रही है, जिसके लिए अब सोसाइटी के मैनेजमेंट अथॉरिटी को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल बरकरार है। इस खबर में राज की बात यह कि पेट डॉग्स के ओनर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका कुत्ता किसी के लिए जान की आफत भी बन सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि पेट डॉग्स के लिए एक अलग लिफ्ट इन हाई राइज सोसाइटीज में, इन बिल्डिंग्स में बनाई जाए। अभी के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम राज की बात में हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।